रियलिटी शो दिल छू लेने वाली कहानी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ और मेरी सैलरी लगभग 60,000 रुपये महीने की है। मेरी शादी 3 साल पहले सोनाली से हुई थी। शादी से पहले सोनाली एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी। उसका वेतन 30,000 रुपये था। वह पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और बेहद आत्मसम्मानी थी। सच कहूँ तो जब मेरी उससे शादी तय हुई तो मुझे यही बात सबसे ज़्यादा भाई की वह सिर्फ घर तक सीमित औरत नहीं है बल्कि अपने पैरों पर खड़ी है। शादी के शुरुआती दिनों में मैंने हिसाब लगाया, उसकी सैलरी से घर का खर्चा निकलेगा और मेरी सैलरी पूरी तरह बचत, सोना खरीदने और भविष्य की योजनाओं के लिए इस्तेमाल होगी। मुझे ये योजना बहुत समझदारी भरी लगी। मैं अपने दोस्तों से गर्व से कहता, देखो मैं कितनी स्मार्ट फाइनेंस प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन जिंदगी ने जो करवट ली उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी को मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे कि सोनाली गर्भवती हो गई। हम दोनों ने अभी परिवार बढ़ाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे कहते हैं खुशियाँ अक्सर बिना दस्तक दिए चली आती हैं। शुरुआत में हमने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया, पर किस्मत ने हमें ज्यादा देर तक खुश नहीं रहने दिया। गर्भावस्था के 1.5 महीने बाद ही सोनाली का गर्भपात हो गया। वह सदमे में चली गई। डॉक्टर ने उसे लंबा आराम करने की सलाह दी, मगर उसकी कंपनी ने छुट्टी देने से मना कर दिया। मजबूरन उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। एक झटके में वह लड़की जो अपनी मेहनत और कमाई पर नाज करती थी, एक अनचाही गृहिणी बन गई। वह हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए मुझ पर निर्भर हो गई। यहीं से मेरे मन में एक अजीब सी खींच पैदा हुई। मैं अक्सर सोचता, अभी अभी शादी हुई है और अब पूरा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ रहा है। जो औरत घर के खर्च में बराबरी से हाथ बटाती थी, अब सिर्फ खर्च बढ़ा रही है। इसी खींच में एक दिन मैंने एक कठोर फैसला ले लिया। मैंने सोनाली से कहा, देखो सोनाली, अब तुम नौकरी नहीं करती हो, घर का खर्च तुम्हें ही देखना होगा। मैं तुम्हें रोज 150 रुपये दूंगा। इससे तुम सब्जी भाजी, दाल चावल खरीदो और खाना बनाओ, यही काफ़ी होगा। सोनाली ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी, जैसे वे कहना चाह रही हो, क्या सचमुच इतने पैसों में घर चल सकता है? मगर उसने कोई बहस नहीं की, बस हल्का सा सिर झुका लिया। उस दिन से रोज सुबह मैं उसे 150 रुपये पकड़ाता और ऑफिस निकल जाता। मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छा हिसाब किताब बना लिया है। शुरुआती दिनों में सोनाली बहुत परेशान हुई। 150 रुपये में पूरा दिन का खर्चा निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। कभी सब्जी महंगी मिल जाती तो उसे चावल या दाल कम करनी पड़ती, कभी दूध का दाम बढ़ जाता तो उसे अपने लिए दही या फल छोड़ने पड़ते। कई बार तो पैसे बचाने के लिए वे खुद खाना नहीं खाती, बस मेरे और बाद में मेरे बेटे के लिए खाना बनाती। पर मैंने कभी गौर नहीं किया, मेरे लिए तो 150 रुपये में रोटी और थोड़ी सब्जी मिल जाना ही सबूत था कि ये पैसे काफ़ी हैं। मैं अक्सर दोस्तों से कहता, मेरी पत्नी तो बहुत खर्चीली है, लेकिन देखो मैंने कितनी बचत कर ली है। घर का खर्च सिर्फ 150 रुपये रोज। मेरे दोस्त महेंद्र ने एक दिन कहा, अमित तू पागल है क्या? आजकल 150 रुपये में कौन सा घर चलता है? सोनाली बहुत तकलीफ में है। मैं हंसकर टाल गया, तुम लोग नहीं जानते, असल में औरतें फिजूल खर्च होती हैं। मैंने उसे कंट्रोल में रखा है, तभी इतना सोना बचा पाया हूँ। मुझे नहीं दिखा कि सोनाली की मुस्कान बनावटी है और उसके पीछे कितनी लंबी रातों की चुप्पी और रोना छिपा है। कुछ ही महीनों बाद सोनाली ने बेटे को जन्म दिया। हमने उसका नाम अर्जुन रखा, पर बेटा बहुत कमज़ोर था, वह बार बार बीमार पड़ता। एक दिन सोनाली ने हिम्मत जुटाकर मुझसे कहा, अमित अर्जुन बहुत कमज़ोर है, उसे अच्छा दूध और फल चाहिए, खर्चा थोड़ा बढ़ा लो ना। मैंने बेरुखी से जवाब दिया, जब हम बड़े हो रहे थे तब कहाँ डिब्बे का दूध मिलता था,
फिर भी हम स्वस्थ हैं, बस काम चला लो, फिजूल खर्च मत करो। ये सुनकर सोनाली की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अर्जुन को सीने से लगाया और धीमे से फुसफुसाई, बेटा मुझे माफ़ करना, अगर मैं कुछ और कर पाती तो तुझे इतनी तकलीफ नहीं देती। दिन पर दिन गुजरते गए। अर्जुन अब 2 साल का हो चुका था, थोड़ा मजबूत हो गया था। बाहर से देखने वालों को लगता कि हमारा परिवार बिल्कुल सामान्य है। मैं ऑफिस जाता, पैसे कमाता, सोनाली घर संभालती। पर असलियत ये थी कि सोनाली 3 साल से हर दिन अपने आंसुओं को निगल रही थी। वह शिकायत नहीं करती थी, पर उसने सब कुछ नोट करना शुरू कर दिया था। मेरी तिजोरी का पासवर्ड, उसमें रखा हर सोने का सिक्का और बिस्किट, सब उसकी याददाश्त में दर्ज था। 3 साल बाद मुझे 1 हफ्ते के लिए दिल्ली बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। मैं निश्चित था कि सब कुछ सोनाली देख लेगी, पर जब मैं लौटा और घर का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर सूना था, बहुत सी चीज़ें गायब थीं। अलमारी खाली थी, सोनाली और अर्जुन कहीं नहीं थे। मैंने घबराकर उसका फ़ोन मिलाया, पर हर बार वही आवाज़ आई, ग्राहक उपलब्ध नहीं है। कांपते हुए मैंने तिजोरी खोली, अंदर झांका तो मेरा सारा सोना गायब था। बस एक कागज़ रखा था, तलाक का आवेदन पत्र, सोनाली का पत्र। उस पत्र में सोनाली की लिखावट थी, अमित, पिछले 3 सालों से मैं इसलिए सह रही थी क्योंकि अर्जुन छोटा था, अब वह थोड़ा बड़ा और मजबूत हो गया है। मुझे अब तुम्हारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे की नहीं, बस सोने की परवाह है। इस सोने पर मेरा भी हक है। आधा मैं अपनी मेहनत और त्याग का समझूं, बाकी आधा अर्जुन की परवरिश के लिए ले जा रही हूँ। मुझे पता है कि अगर हम कोर्ट में भी जाते तो भी तुम्हें बेटे की परवाह नहीं होती, इसलिए इसे उसकी देखभाल समझ लो। अब हमें मत ढूंढना, अलविदा। मैं तिजोरी के सामने बैठा रह गया। 3 साल की यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। 150 रुपए का नोट, सोनाली का चुपचाप सिर झुका लेना, उसका बिना कुछ कहे भूखा रहना, अर्जुन का कमजोर शरीर, सोनाली की बुझी हुई मुस्कान। मुझे तब समझ आया कि सोनाली ने हार नहीं मानी थी, वह सिर्फ इंतजार कर रही थी। इंतजार उस दिन का जब वह अपने बेटे को लेकर मुझे छोड़ सकेगी। मैं सोचता था कि मैं बहुत समझदार हूँ, कि मैंने घर संभाला है, पर असलियत ये थी कि मैंने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ा था। आज मेरी तिजोरी खाली है, उसमें सिर्फ एक ठंडी तलाक की अर्जी पड़ी है, और मैं जो खुद को हमेशा समझदार मानता था, अचानक कंगाल हो गया हूँ। सिर्फ पैसों से नहीं, रिश्तों से भी। मुझे देर से समझ आया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वो औरत होती है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, और मैंने वही खो दी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।